हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के बारे में जाना। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ। आइए देखते हैं बुद्धिमत्ता क्या होती है। बुद्धिमत्ता शब्द लैटिन की इंटेलिजियर से बना होता है, जिसका अर्थ है चीजों या वस्तुओं को अलग अलग करने और परखने की क्षमता। इसी आधार पर कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता अथवा योग्यता है, जिसकी सहायता से व्यक्ति में निम्न क्षमताएं पाई जाती है। वो चीजों को अच्छी तरह से समझता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें तार्किक क्रियाएं कर सकता है, लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है उसका, अवधारणा की समझ होती है यानी कंसेप्चुअल समझ होती है, उपलब्ध संसाधनों की सहायता से परेशानियों का हल कर सकता है। यानी कि इंटेलिजेंस की सहायता से व्यक्ति सोच समझ सकता है, अच्छी तरीके से तार्किक क्रियाएं कर सकता है, उसे अवधारणा की समझ होती है, उसके सामने जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके आधार पर वो क्या है, कार्य कर सकता है। तो इस टाइप से हमने इंटेलिजेंस को जाना। इंटेलिजेंस का स्कोप किन किन पर होता है, यानी कि इंटेलिजेंस किस किस पर पाई जाती है। एक तो मानवों में, दूसरा जानवरों में, पेड़ पौधों में और मशीनों में। जानवरों में मानवों में तो सब में होती है। जानवरों में जैसे चिंपैंजी में हो सकती है, डॉल्फिन में होती है, कुत्तों में, चूहों में, इन ये लोग इंटेलिजेंट जानवर कहलाते हैं। पेड़ पौधों में होती है जैसे छुई मुई में, सूरजमुखी में, जो सेंसिटिव होते हैं, जो समझते हैं। मशीनों में एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जैसे एलेक्सा हो गया, सोफिया हो गया, रोबोट्स हो गया, ये सब इंटेलिजेंस पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार एक महान जो हम कह सकते हैं नीति शास्त्री, समाजशास्त्री थे, द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स बाय स्टैनली कोरेन बुक, इन्होंने डॉग्स पर एक अपनी पुस्तक लिखी है इंटेलिजेंस के बारे में। अब आगे हम जानते हैं इंटेलिजेंस की धारणा का विकास कैसे हुआ, या फिर मतलब क्या क्या इसमें फैक्टर कार्य करते हैं। इसमें 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है। वन फैक्टर अप्रोच, एक आधार पर समझ, 2 फैक्टर अप्रोच और मल्टीपल फैक्टर अप्रोच, ठीक है। अल्फ्रेड बेनेट नामक एक समाजशास्त्री या नीति शास्त्री कह सकते हैं हम इनको, इन्होंने 1900 से 1910 के बीच इस अवधारणा पर रिसर्च किया था। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की एक धारणा दी थी। इनके अनुसार बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिसकी सहायता से हम ठीक से समझते, तर्क करते हैं तथा निर्णय करते हैं। केवल जर्नल टाइप की, यह केवल सामान्य स्तर की होती है। वन फैक्टर अप्रोच अल्फ्रेड बेनेट ने दी थी और इनके अनुसार इन्होंने बुद्धिमत्ता एक ऐसी योग्यता को बताया था जिसके आधार पर व्यक्ति ठीक तरह से सोच अथवा समझ सकता है। दूसरा है 2 फैक्टर अप्रोच। 1927 में चार्ल्स स्पियरमैन, जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, ने 1 फैक्टर को थोड़ा कम बताया था, यानी कि 1 फैक्टर अप्रोच को उन्होंने सही नहीं बताया और उन्होंने कहा कि इसमें 2 फैक्टर अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि जनरल टाइप की तो होती है बुद्धिमत्ता, एक स्पेसिफिक फैक्टर भी कार्य करता है। जनरल टाइप में तो हमने समझा नॉर्मल आदमी जो सोचने अथवा समझने की क्षमता रखता है उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर में किसी स्पेशल क्षेत्र में, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि म्यूजिकल क्षेत्र हो सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी संगीत के क्षेत्र में, किसी भी एक्टिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो है किसी व्यक्ति में कोई इंटेलिजेंस पाई जाती है तो इसको 2 फैक्टर अप्रोच कहते हैं। उसके बाद एक सुस्पष्ट सिद्धांत आया जिसे बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत भी कहा जाता है, मल्टीपल फैक्टर अप्रोच। 1980 में हॉवर्ड गार्डनर, जो कि एक बहुत बड़े समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, ने बताया कि इंटेलिजेंस ना बहुत टाइप की होती है तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इन्होंने ना 8 प्रकार की इंटेलिजेंस को बताया। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धिमत्ता, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक बुद्धिमत्ता, स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धिमत्ता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्टिक यानी कि शारीरिक गतिविधियों संबंधी, और नेचुरोलॉजिस्ट यानी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, फिर होती है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इन्होंने 8 टाइप की बुद्धिमत्ताओं के बारे में बताया। भाषाई बुद्धिमत्ता किन में होती है, कवियों में, वक्ता में, नेता में, साहित्यकार में। तार्किक बुद्धिमत्ता किन किन में होती है, गणितज्ञों में, वैज्ञानिकों में, इंजीनियरों में। स्थानिक बुद्धिमत्ता किन में होती है, आर्किटेक्चर में, डिजाइनरों में, टूरिस्ट गाइडरों में। संगीत बुद्धिमत्ता किन में होती है, संगीतज्ञों में, जो गाने बनाते हैं, AR रहमान, मोजार्ट आदि। शारीरिक गतिविधियां किन में होती है, जो जिम्नास्ट होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होने की प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता किन में होती है, जैसे जो प्रकृति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आदिवासी लोग हो गया, मोगली टाइप के लोग होते हैं जो। उसके बाद गार्डनर का जो स्पेशल जो इंटेलिजेंस के प्रति जो सार्थक जो प्रकार साबित हुआ वो हुए 2, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब हमारे सिलेबस में भी यही है। इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, इसके अंतर्गत ऐसी बुद्धिमत्ता होती है व्यक्ति जिसमें दूसरे व्यक्तियों को समझने की क्षमता रखता है। अर्थात इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को समझने की जो क्षमता रखता है उसे ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं।
उदाहरण के लिए हमारी माएँ हमारी चीज़ों को सबसे अच्छी तरह से समझ जाती है, दूसरों को अच्छी तरह से समझ जाती है, तो उनमें इंटरपर्सनल स्किल अच्छी तरह से विद्यमान होती है। मन को समझना, मूड को समझना, किसी की मंशा को समझना जो है इंटरपर्सनल स्किल कहलाता है। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, दोनों में बहुत विभेद है, दोनों में अंतर है। इंट्रा में होता है अंतर्वैयक्तिक, अपने मन को समझने की क्षमता, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ की भावना जिसमें होती है उसे इंट्रा कहते हैं। तो आपने इन दोनों के मध्य अंतर समझा। निष्कर्ष हमेशा यह निकलता है कि इन दोनों इंटेलिजेंस में ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनी हुई है, यानी कि इन दोनों से ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनी हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस में अपने और दूसरों के मन, भावों, विचारों को समझने की शक्ति होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं आईक्यू क्या होता है। आपने नॉर्मल सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति का इतना आईक्यू है, इसका इतना आईक्यू है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोसेंट, यानी कि बुद्धि लब्धि गुणांक। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने धारणाएं दी थी, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आयु दो स्तरों पर होता है, एक तो मानसिक आयु के स्तर पर, दूसरा शारीरिक आयु के स्तर पर। 1912 में विलियम स्टेन ने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया आईक्यू का फॉर्मूला एम ए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आईक्यू कितना है। मेंटल एज किसी व्यक्ति द्वारा कोई पेपर दिया गया, जैसे हमने किसी व्यक्ति से कोई पेपर दिलाया, माना कि वो 21 साल का है, लेकिन वो 5वीं क्लास के क्वेश्चनों को हल नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो शारीरिक रूप से तो ऊपर बढ़ चुका है, लेकिन मानसिक रूप से उसका आईक्यू आईक्यू अभी बहुत कम है। तो कुछ महान जो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में हीगेल नामक एक महान कह सकते हैं हम मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अमूर्तीकरण ही मानव का सबसे बड़ा क्षमता बताई है, यानी कि उन्होंने कहा कि अमूर्तीकरण ही मानव की सबसे बड़ी क्षमता है। दूसरा है 1970 में थॉर्नडॉइक, इन्होंने कहा सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे समाज में, हम समाज में जो चीज़ों को समझते हैं, जिन चीज़ों की भावनाओं को हम अपनी मंशाओं को समझते हैं, तो उसे ही सोशल इंटेलिजेंस कहा है। उन्होंने कहा सोशल इंटेलिजेंस ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर आए, इन्होंने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, मल्टीपल फैक्टर सिद्धांत। 1985 में वैन पेन आए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ईआई शब्द यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया। फिर आए 1990 में, इन्होंने 1997 और 1990 में इन्होंने पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक भी छापी थी। फिर 1995 में डैनियल गोलमैन आए, इन्होंने ही आईक्यू और उसके बारे में बताया, बुद्धिमत्ता क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस टाइप से जो है इन चीज़ों को बताया, और निष्कर्ष यह निकलता है कि इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल होती है, समाज पालन पोषण का कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, अतः आईक्यू पर समाज का प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष के किन समाज और परिवेश में रह रहा है, इस बात का आईक्यू पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी हम इसके आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा आईक्यू के बारे में जानेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और व्यापकता से जानेंगे, और आगे हम गोलमैन के सिद्धांत को जानेंगे, जिन्होंने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को एक व्यापक स्तर पर पहुंचाने में बहुत मदद की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बनिए रहिए। थैंक यू।